नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। भारत की राजनीति में कई ऐसे नेता पार्टियां आई जो अपने अपने तरीके से सियासत करती रही, लेकिन एक ऐसी पार्टी जो कि सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, सत्ता के लिए वो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो सकती है और उसके नेता जो कि हमेशा एक प्रोपेगेंडा के रास्ते सत्ता तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, कुर्सी बचाने की कोशिश करते हैं, और यह है गैंग्स ऑफ चीटर्स, यानी केजरीवाल का पूरा पूरा गैंग, जो कि हमेशा चुनाव से पहले कुछ ऐसे प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करेगा जिसका सीधा मतलब होता है कि देश के खिलाफ एक ऐसे साजिश कर रहा है जो कि अराजकता का माहौल पैदा कर सकता है। अरविंद केजरीवाल इन दिनों पार्टियों के साथ बैठकें कर रहे हैं, विपक्षी एकता को एकजुट करने के लिए, विपक्षी पार्टियों को अपने समर्थन के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि एक एक पार्टी के नेताओं से केजरीवाल मुलाकात कर रहा है और उन नेताओं से मुलाकात कर रहा है जिसके खिलाफ इसने कभी अभियान छेड़ा था। उस शरद पवार से समर्थन मांग रहा है जिसके बारे में पर्ची लहराता था कि शरद पवार का तो स्विस बैंक में अकाउंट है और वो अकाउंट नंबर इसके पास है। उस लालू यादव की पार्टी से समर्थन मांग रहा है जिसके बारे में बार बार ये कहता था कि ये चोरों की पार्टी है, लुटेरों की पार्टी है, और चारा घोटाला में कितना करोड़ रुपया लालू यादव ने खाया है इसकी पूरी लिस्ट उसके सामने है। वो अखिलेश यादव से समर्थन मांग रहा है जिसके पूरे परिवार के बारे में इसने कई गंभीर आरोप लगाए थे, परिवारवादी पार्टी बताया था और सफाई जा जाकर हंगामा खड़ा किया था कि ये पूरा का पूरा मुलायम सिंह का परिवार लुटेरों का परिवार है। उस शिबू सोरेन की पार्टी से भी समर्थन मांग रहा है जिसके खिलाफ इसने अभियान चलाया था कि सबसे करप्ट पार्टी शिबू सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा है। मतलब कांग्रेस से लेकर विपक्षी पार्टियों में जिन जिन पार्टियों के साथ मुलाकात करके समर्थन मांग रहा है वो सारे के सारी पार्टियों पर इसने इतने गंभीर आरोप लगाए हैं कि समर्थन मिलना लगभग मुश्किल है। हालांकि अभी विपक्षी एकता के नाम पर आश्वासन मिल सकता है। एक तरफ उसका अभियान फेल हो रहा है तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल को एक पर एक झटका लग रहा है जिसके कारण केजरीवाल पूरी तरीके से बौखला गया है। और उसके सबसे करीबी मंत्रियों में से एक सौरभ भारद्वाज तो अब पहले से भी ज्यादा बड़ा प्रोपेगेंडा फैलाने में जुट गया है जो सीधे सीधे देशद्रोह का केस दर्ज करने का आधार बनता है। सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और एक ऐसी बात कही जिसके आधार पर उसके खिलाफ कार्रवाई होने वाली है, क्योंकि अभी तक इस पार्टी के कई नेताओं के ऊपर घोटाले के आरोप लगे हैं और घोटाले के आरोप में इसके खिलाफ जांच भी हो रही है। हर विभाग अरविंद केजरीवाल का किसी न किसी घोटाले को जन्म देता है, जहां खोदो वही करप्शन दिखाई पड़ता है। लेकिन अब सौरभ भारद्वाज ने फिर वही पुराने राग अलापना शुरू कर दिया और उसके बाद एक ऐसी बात कह दी जो सीधे तौर पर देशद्रोही कहा जा सकता है। सौरभ भारद्वाज ने पहले तो कांग्रेस पर निशाना साधा, लेकिन बाद में सबसे गंभीर आरोप लगाया है कि अगर विपक्षी पार्टियां 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक नहीं हुई और भारतीय जनता पार्टी को नहीं हराई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती नहीं दी, तो इसके बाद कभी भी चुनाव नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान में संशोधन करेंगे और उसके बाद डेमोक्रेसी को खत्म कर देंगे और वो आजीवन भारत के बादशाह किंग बनकर रहेंगे, यानी कि उन्हें फिर प्रधानमंत्री पद से कोई उनके जीवन तक हटा नहीं सकता, ऐसा संशोधन करने वाले हैं। यानी ये एक ऐसी बात है जो अराजकता की स्थिति पैदा करने के लिए पूरी तैयारी करने वाला है। सौरभ भारद्वाज के इस बात के बाद हंगामा खड़ा हुआ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने नॉनसेंस बातें तो कह दी कि सौरभ भारद्वाज ने ऐसी बात कही है जो पूरी तरीके से बिना सिर पैर की है, लेकिन इसके साथ उसके ऊपर केस दर्ज करने की भी बात चल रही है, क्योंकि सौरभ भारद्वाज ने भारतीय डेमोक्रेसी के लिए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खतरा बताया है। चुनाव में एकजुटता अलग बात है, लेकिन अगर आप ऐसे प्रोपेगेंडा फैलाते हो जिससे कंफ्यूजन पैदा हो और पूरे दुनिया में भारत की छवि खराब हो, तो उसे देश विरोधी साजिश ही कहा जाता है, देशद्रोही साजिश कहा जाता है। ऐसे भी सौरभ भारद्वाज के ऊपर अगर लगाम नहीं लगाया गया तो इसी तरह का प्रोपेगेंडा यह फैलाता रहेगा केजरीवाल के इशारे पर, क्योंकि पहले भी जब सौरभ भारद्वाज ने एक नए तरीके डेवलप किए थे भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए, चुनाव आयोग को बदनाम करने के लिए, तो चुनाव आयोग ने चैलेंज किया था और ये जो पूरी कवायद की गई थी वो एक शील्ड के तहत की गई थी, इसलिए उस समय ज्यादा बड़ा एक्शन इसके खिलाफ नहीं हुआ। क्योंकि जब चुनाव हुए और चुनाव के बाद ईवीएम की बात आई तो सौरभ भारद्वाज ने एक डमी ईवीएम दिखाया और डमी जो ईवीएम था उसमें यह बताया गया कि कैसे इसको टेम्पर किया जा सकता है, इसके साथ छेड़छाड़ की जा सकती है और इसके लिए विधानसभा का सहारा लिया। क्योंकि अरविंद केजरीवाल इन दिनों यह समझ चुका है कि अगर विधानसभा से बाहर ऐसी बात करते हैं, ऐसे काम करते हैं, तो इसका मतलब है कि सीधे उसके ऊपर आरोप लगेगा, चार्जेस लगेंगे, एफआईआर दर्ज होगा और जेल के भीतर दिखाई पड़ेगा। इसलिए उसने उस समय भी विधानसभा का सहारा लिया और विधानसभा के अंदर एक डमी ईवीएम लाया गया। ईवीएम को देखा गया कि कैसे टैंपरिंग किया जा सकता है और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में इंटरनेट के जरिए उसे टेम्पर करने की कोशिश की गई। लेकिन चुनाव आयोग ने उस समय चैलेंज दिया कि आप आकर हमारे ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करके दिखाओ, अगर आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है तो भी हम ये चैलेंज करते हैं कि जितने भी किसी भी एक्सपर्ट को आप अपने साथ लाओ और इसमें टेम्परिंग करके दिखा दो, छेड़छाड़ करके दिखा दो। क्योंकि जिस डमी ईवीएम को आप दिखा रहे हैं वो डमी ईवीएम इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, जबकि हमारा ईवीएम इंटरनेट से जुड़ा हुआ नहीं रहता है, जिससे फिजिकली ही छेड़छाड़ की जा सकती है। और जो ईवीएम रहता है हम चुनाव के लिए सबके सामने खोलते हैं, सारी पार्टी के नेता होते हैं, उस समय सबको दिखाया जाता है, डेमो दिया जाता है कि इसमें अगर कोई कमी है तो आप बता दो। लेकिन उस समय भी सौरभ भारद्वाज पीछे हट गया, अरविंद केजरीवाल पीछे हट गया और वो चैलेंज स्वीकार नहीं किया। लेकिन उस समय तो विधानसभा के अंदर ये सारी कवायद की गई थी, जिस तरीके से अभी ऑर्डिनेंस के खिलाफ या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ भी बोलने के लिए अरविंद केजरीवाल विधानसभा के सत्र का इंतजार करता है या फिर विशेष सत्र बुलाया जाता है। और ऐसे अभी भी पंजाब में जो विशेष सत्र बुलाया जा रहा है वो इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ बोलने के लिए ही बुलाया जा रहा है, जिसमें अरविंद केजरीवाल को भी इनवाइट किया गया है। लेकिन सौरभ भारद्वाज ने इस बीच क्या कहा? जो तरीके उसने अपनाए वो ईवीएम वाला तरीका था। ईवीएम के जरिए चुनाव आयोग पर हमला किया गया था, जो एक देशद्रोह माना जाता है। क्योंकि अगर आप देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था में संवैधानिक संस्थानों पर आलोचना करते हैं, उसके खिलाफ बोलते हैं, तो इसका मतलब है कि आप देश के लोगों को ऐसे बरगला रहे हैं कि उसके पास अब हंगामा करने और प्रदर्शन करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। और वो भी प्रदर्शन हिंसक हो सकता है, क्योंकि जब किसी के दिमाग में ऐसी धारणा हो जाए कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो चुका है, खतरे में है, तो वो सड़क पर उतर सकते हैं, जैसा कि इमरजेंसी के दौरान हुआ था। जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू किया था तो केवल प्रदर्शन शांतिपूर्ण नहीं हो रहे थे, उस समय प्रदर्शन हिंसात्मक था। रेलवे की पटरियों को उड़ा दिया गया था, कई पोस्ट ऑफिस उड़ा दिए गए थे, कब्जा करने की कोशिश की गई थी, ताकि देश में फिर से लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए एक कदम उठाया जाए और इंदिरा गांधी को मजबूर होना पड़ा। लेकिन इस बीच ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, फिर भी तुम लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन पैदा कर रहे हो कि 2024 से पहले अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हारे नहीं तो उसके बाद वो चुनाव होने ही नहीं देंगे, मतलब लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। इसीलिए जो ये झूठ फैलाया जा रहा है इसको देशद्रोही कहा जा सकता है, क्योंकि इस कंफ्यूजन से लोगों का दिमाग फिर जाएगा और फिर
कुछ संगठन जो कि इस झूठ के सहारे लोगों के अंदर कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश करते रहे हैं, वो सड़कों पर आएंगे। ये वैसी स्थिति है जबकि सीएए के खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहा था उसमें सीएए का जिक्र कम किया जा रहा था, लेकिन एनआरसी का जिक्र ज्यादा किया जा रहा था, क्योंकि एनआरसी उस समय कोई ड्राफ्ट भी नहीं बना था और उससे लोग ज्यादा कनेक्ट हो सकते थे, क्योंकि उसमें इस बात का प्रावधान है कि जिसके पास दस्तावेज नहीं है वो भारत का नागरिक नहीं हो सकता। लेकिन सीए में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। सीए तो दूसरे देश के गैर इस्लामिक लोगों को भारत में संरक्षण देने, नागरिकता देने में छूट देने की बात थी, इसलिए उससे कनेक्ट करके एनआरसी को जोड़कर एक प्रोपेगेंडा फैलाया गया, जिसके कारण लोग सड़कों पर जब उतरे तो वो आंदोलन हिंसात्मक भी हो गया। कुछ इसी तरह का कंफ्यूजन ये भी पैदा करना चाहता है कि 2024 का चुनाव केवल इस आधार पर नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी या विपक्ष की जीत होगी। अगर ये चुनाव हो रहा है तो इस आधार पर इस चुनाव को देखो कि अगर इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, अगर इस चुनाव के बाद प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने तीसरा कार्यकाल रखा, तो उसके बाद संविधान में संशोधन किया जाएगा। ये जो वर्तमान संविधान है उसकी धज्जियां उड़ाई जाएगी और उसके बाद ऐसा संशोधन होगा जिसमें लंबे समय तक चुनाव नहीं कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रस्ताव लाएगी और उसे मान लिया जाएगा, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आजीवन देश का प्रधानमंत्री घोषित कर दिया जाएगा। ये जो दिमाग में भरने वाली बात है, ये सीधे तौर पर इस ओर इशारा कर रहा है कि 2024 का चुनाव विपक्षी पार्टियां जीतने वाली नहीं है, लेकिन एक और इशारा कर रहा है कि इन लोगों ने हार के बाद अपने आप को ऐसे कर लिया है कि एन केन प्रकारेण सत्ता तक पहुंचने के लिए किसी भी तरह की देशद्रोही गतिविधियां अपना सकते हैं, लोगों को कंफ्यूज कर सकते हैं और देश में अराजकता का माहौल तैयार कर सकते हैं। और जो सेडिशन लॉ, जिसके लिए जो लॉ कमीशन ने रिकमेंडेशन किया है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि अगर देश की व्यवस्था को खत्म करने के लिए अगर कोई व्यक्ति ऐसा प्रोपेगेंडा फैलाता है जिसमें देश की संवैधानिक संस्थानें, देश और उसके अंतरात्मा यानी लोकतंत्र के खिलाफ अगर कोई ऐसी बात कही जाती है तो उसके खिलाफ देशद्रोह का आरोप लग सकता है। और यही भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है, क्योंकि दिल्ली भाजपा के इकाई में दो तरह की बातें चल रही है कि क्या सौरभ भारद्वाज को सिर्फ पॉलिटिकल बयान के आधार पर छोड़ दिया जाए, जैसा कि पहली प्रतिक्रिया आई कि यह सौरभ भारद्वाज बिना सिर पैर की बातें कर रहा है, लेकिन दूसरा ग्रुप यह भी मानता है कि अगर ऐसे ही लोगों को छोड़ा जाए तो फिर ये आगे और भी बड़े बड़े प्रोपेगेंडा फैलाएंगे पीएम मोदी के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ, देश के खिलाफ। इसलिए इसको सबक सिखाने की जरूरत है और अब इसके ऊपर केस दर्ज होना चाहिए, देशद्रोह का आरोप लगना चाहिए, चाहे इसके लिए हाई कोर्ट का सहारा ही क्यों न लेना पड़े, स्पेशल प्रोविजन ही क्यों न लाना पड़े। लेकिन सौरभ भारद्वाज ने जिस तरीके की बात कही है उससे तो साफ तौर पर अब भारतीय जनता पार्टी में इस बात की चर्चा हो रही है कि एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि एक तरफ सौरभ भारद्वाज प्रोपेगेंडा फैला रहा है तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल दिल्ली को लेकर एक नया प्रोपेगेंडा फैला रहा है, जिसका झूठ अभी पकड़ा गया, जो सेक्रेटरीज को लेकर था। क्योंकि उसने जो बातें कही है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कमिटी बनाने की बात कही गई, ट्रांसफर, पोस्टिंग और पनिशमेंट के लिए कमिटी ऑर्डिनेंस में बनाया गया, जिसमें जो चेयरमैन बनाया गया है वो चीफ मिनिस्टर का है, लेकिन बिना बैठक के ये लोग हैं जो एक्शन ले रहे हैं। एक अधिकारी को सस्पेंड किया गया जिसमें बैठक बुलाई ही नहीं गई, जबकि चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार ने सारे प्रावधानों को बताकर एलजी के ऑफिस के दस्तावेज दिखाकर बताया है कि अरविंद केजरीवाल कितना झूठ बोल रहा है और इस झूठ के लिए उसके खिलाफ एलजी की तरफ से एक्शन लिया जाएगा। यानी कि एक नहीं कई ऐसे प्रोपेगेंडा वाले गैंग अरविंद केजरीवाल के भीतर है, अरविंद केजरीवाल के साथ है कि वो अपने सारे करीबी लोगों को एक एक देशद्रोही टॉपिक दे रखा है और प्रोपेगेंडा में लग गया है, जिसके ऊपर अब एक्शन होने वाला है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।